नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार, नवभारत पब्लिक स्कूल से। मैं आप सबके बीच आज उपस्थित हूँ बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें लेकर के कि बच्चों में कैसे गुणवत्तापूर्वक हम लोग ज्ञान को संचित कर सकते हैं, कैसे उनमें ज्ञान का भंडारण कर सकते हैं और कैसे स्टेप वाइज हमें बच्चों को क्लास वाइज, लेवल वाइज हमें स्टेप बाय स्टेप करके उन्हें लर्न कराना पड़ता है, कैसे सिखाना पड़ता है, ठीक है, और कैसे उनकी कठिनाइयाँ जो है बढ़ते जाती हैं। तो ये हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि बच्चों के लिए हमेशा हर चीज़ें आसान नहीं होती है कि स्कूल भेज दिए, स्कूल भेजने के बाद से क्लासेज में जो भी चीज़ सिखाया गया बच्चों के अंदर सारी वो गुणवत्तापूर्वक फुलफिल हो चुकी हैं। तो इन सब कठिनाइयों को कैसे ठीक किया जाए, बच्चों को वर्क को कैसे समझा जाए, टीचर के कार्यों को, मेहनत को कैसे समझा जाए, क्या बच्चा आपके जिस क्लास में है उस क्लास के लेवल के लायक उसके पास वो ज्ञान, नॉलेज है या नहीं है। तो इन सब की जानकारी आप रखें और इसकी जांच करें, पुष्टि करें कि क्लास में जो भी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है क्या वही चीज़ें घर पे रिपीट कराई गई, क्या बच्चा वो होमवर्क कंप्लीट किया, टास्क अपना कंप्लीट किया, क्या वो प्रॉपर तरीके से पेन, कॉपी, डायरी, नोटबुक जो भी चीज़ें हैं वो कैरी करता है। क्या आपने ये देखा कि बच्चे को डायरी में जो भी होमवर्क नोट कराई गई हैं वो बच्चे ने अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लिया, टास्क कंप्लीट किया, अगर लर्न करने को दिया गया तो उन्हें लर्न कर लिया, क्या आपने इंश्योर किया। और स्कूल भेजते समय क्या आपने उसका बैग चेक किया कि वह बच्चे ने कल जो कॉपी उसको मंगाई गई है होमवर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या वो बच्चे ने उस सारे कॉपी को प्रॉपर तरीके से अपने बैग में अरेंज कर लिया, रख लिया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं कि बच्चे कहते हैं मैम मैंने होमवर्क कर लिया, सर मैंने होमवर्क कर लिया, एक कॉपी घर पे छूट गई। तो या तो हमें बच्चे को सिखाना है कि बच्चे प्रॉपर ढंग से काम करें, या हमें खुद जांच करना पड़ेगा कि बच्चे जो है स्कूल में क्या लेके जा रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं स्कूल से। तो बिना निगरानी के, सर्वाइलेंस के हम लोग बच्चों में निहित तरीक़ों से, सही तरीके से, उचित तरीक़ों से हम लोग उसका विकास नहीं कर सकते हैं। तो आपको और हमें दोनों को मिल करके सहयोग के भावना के साथ हमें बच्चों के विकास के लिए कार्यरत होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और उन्हें देख रेख में रखना पड़ेगा। सर्वाइलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हमने स्कूल से सिखा के भेजा, बाबू जाना घर पे तो बोलना कि दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, ठीक है। और वहाँ बाहर जाके बच्चा जो है घर जाते जाते क्या कर रहा है, वो जाके टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, खेल रहा है, बच्चों के साथ गोली खेल रहा है, नदी में नहर में नहाने जा रहा है। तो इसमें स्कूल कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। घर के माहौल को तो घर पे ही समझना चाहिए कि बच्चों को कैसे हम शिक्षित करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिलोसफरों का मानना है कि बच्चों का पहला स्कूल जो होता है वो घर होता है, पहली जो शिक्षक होती है उसकी माँ होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें बुरी लग जाए, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा। स्कूल के प्रचालन में आपको सहयोग करना पड़ेगा। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अभी हमें कि बच्चों में कार्य किया जा रहा है, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फेयर कॉपी नहीं है, तो नोटबुक घर पे छूट गया है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चे अपने आप के बचाव के लिए टीचर के सामने घर से रिलेटेड झूठ बोलेंगे और घर पे बचाव के लिए स्कूल से रिलेटेड झूठ बोलेंगे। तो इस झूठ की पुष्टि कैसे करें और उनमें से ये भावना कैसे ख़त्म करें कि उन्हें सही और सत्य के मार्ग पर चलना है और अपने मेहनत से अच्छी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। और वही उन अच्छाइयों को ऑब्जर्व करना है टीचर से, घर वालों से, आसपास के समाज से, हमारे इन्वायरमेंट से, कैसे बच्चों के पर्यावरण में रखा जा रहा है, इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और इस सब पे हम और आप ही मेहनत कर सकते हैं, सिर्फ अकेले किसी एक के मेहनत से नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चे जो है 5 से 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी के सारा समय वो आपके साथ व्यतीत करते हैं। तो बाकी की दिनचर्या जो उनकी कैसी है, क्या रूटीन है उनका, कैसे वो अपना दिन व्यतीत करते हैं, इन सभी बातों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। उन्हें फ्री छोड़ देना कदाचित उचित नहीं है, ठीक है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे बच्चों का लेवल जो है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, और कैसे क्लास बाय क्लास जो होता है वो एक्सीड होता जाता है, बढ़ते जाता है और उनकी कठिनाइयाँ बढ़ती जाती है। तो हम लोग ये डिसीजन बना लेते हैं कि बच्चा जो मेरे पहले नर्सरी क्लास में था तो 90 आउट ऑफ 100 लाता था, और अभी मेरा बच्चा 5th क्लास में आ गया है तो 60 आउट ऑफ 100 ला रहा है। तो उसका 30% का जो मार्जिन है वो कहाँ चला गया, है ना। तो बच्चों का 5th क्लास का जो लेवल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया है। बच्चे जो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से, उनका विवेक अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा है, अब पढ़ाई के प्रति जिनका डेडिकेशन है वो उन चीज़ों को लर्न करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जब तक हम शुरुआत की चीज़ों को कैरी करके आगे तक नहीं लेके जाते हैं तो आगे का लेवल हमारा डाउन होना निश्चित है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो का कि कैसे बच्चों का लेवल जो इंक्रीज़ होते जाता है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहले बच्चे को प्ले क्लास में एडमिट कराया गया, तो प्ले क्लास में एडमिट कराने के बाद बच्चों को वहाँ एक्टिव करना, बोलना, हंसना, एक्टिंग करना, एक्शन वर्ड्स को सीखना, गुड हैबिट्स को सीखना, गुड मैनर्स को सीखना, हमारे हेल्पर्स के बारे में जानना, कुछ जनरल चीज़ें, बर्ड्स, एनिमल्स, कलर्स, शेप, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना, और कुछ बात व्यवहार करना, कम्युनिकेशन करना, सामने किसी के कुछ भी बोल लेना, हर चीज़ों को पहचानना, उसके यूजेज जानना। वो बच्चा जो है रिटेन फॉर्म में नहीं आ सकता है, बहुत काफ़ी छोटा है, तो रिटेन फॉर्म में लाने से पहले उसका विवेक का उजागर किया जाता है कि उसका विवेक जो है वो कितने स्तर तक आगे जा रहा है, कितना अच्छे से सोच पाता है, कितना अच्छे से सीख पाता है, रिपीट कर पाता है। प्ले क्लास में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब प्ले क्लास में आप लोग डिपेंड हो जाते हैं कि प्ले में होमवर्क क्यों नहीं मिला, बच्चे का कॉपी क्यों नहीं चेक हुआ। तो ये ठीक है कि ये हमारा परंपरा चलते आया है कि होमवर्क देना है, कॉपी चेक करना, करेक्शन करना, लिखवाना है, ठीक है। लेकिन प्ले क्लास जो एक्चुअली होता है वो बच्चों को एक्टिव बनाने के लिए होता है। तो बच्चे और आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को क्लास में आज क्या सिखाया गया है। अगर हमने उसको आवर हेल्पर्स के बारे में सिखाया, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने उसे क्लास में आवर हेल्पर्स के बारे में सिखाया, ठीक है, तो आवर हेल्पर्स में होगा टीचर, ठीक है, टीचर। तो टीचर कौन पर्सन हुए? द टीचर हु टीचेस द चिल्ड्रेन, एजुकेटेड द पर्सन, ठीक है। वो क्या करते हैं? टीचर वो होते हैं जो बच्चों को एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो एक तरह से समाज के निर्माण में हमारे सहयोगी हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिख दिया डॉक्टर, ओके, तो डॉक्टर जो हो गए वो क्या करते हैं? डॉक्टर पर्सन हु ट्रीट द पेशेंट एंड क्योर द पेशेंट, ठीक है, इज कॉल्ड डॉक्टर, ठीक है। उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, जो उनको उनके बीमारियों से मुक्त कराते हैं, उन्हें निरोग रहने की में सहायता करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा जाए कोबलर, ओके, तो कोबलर लिखा जाए तो कोबलर कौन है? तो कोबलर हु मेड द शूज, कोबलर कौन है? जो जूते बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे समाज के हेल्पर्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोला जाए मिल्कमैन, तो मिल्कमैन कौन है? हु ब्रिंग्स मिल्क एट योर होम, जो आपके घरों में दूध लाता है वो मिल्कमैन है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को अगर क्लास में सिखाया गया है तो आपको उसी वे में घर पे जांच करनी चाहिए कि बच्चे को आज जो क्लास में सिखाया गया है क्या वो बच्चा सही तरीके से जानता है। नहीं जानता है तो अगर आपको जानकारी है तो आप उसको फिर से एक बार रिपीट कराएं। अगर वो भी नहीं आता तो एक बार घर स्कूल में मिलें, कंप्लेन करें कि बच्चा सही तरीके से नहीं डेवलप कर पा रहा है। तो स्कूल जो है उनके लिए कुछ तरीका और नया अपनाएगा, नया टेक्निक अपनाएगा, जिससे बच्चों में और उसको अच्छे तरीके से सुन किया जा सके, यानी कि उनके दिमाग में भरा जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी बच्चों के विकास के लिए, उसमें आपको और स्कूल को दोनों को ही मेहनत करना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने स्कूल में एडमिट कर दिया, स्कूल में एडमिट करने के बाद से मैं निश्चिंत हो गया, सारी जिम्मेदारी स्कूल की है, टीचर की है। वो बच्चा टीवी देख रहा है तो खाना खा रहा है, गोली खेल रहा है तो गाली दे रहा है, तो घूम रहा है दिन भर, तो साइकिल चला रहा है, तो दोस्तों के साथ गाँव भर भ्रमण कर रहा है, नहर में नहाने जा रहा है, तो इसमें टीचर क्या करेंगे? आपको भी पता है कि आजकल समय की कितनी अभाव है। सब लोग अपने अपने आज के रेस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सब लोग अपने अपने परिवार, अपने अपने फैमिली और अपने अपने सुख सुविधाओं और अपने कामों में सभी लोग व्यस्त हैं, ठीक है। टीचर भी हैं, स्कूल के ड्यूटी के समय स्कूल का ड्यूटी कर रहे हैं, फिर उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उतना से काम नहीं चलता है, तो फिर वो किसी और काम में इंगेज होते हैं, कोचिंग चलाते हैं, होम ट्यूशन कराते हैं, वो अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, ठीक है, वो अपने परिवार के लिए मेहनत करें। तो आपको आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं ऐसे जो उन्हें समझदारी के साथ हमें हैंडल करना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। एक दूसरे पे ब्लेम करने से किसी का विकास नहीं होगा, बहस बढ़ेगी, बातें बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बाकी बच्चों का विकास नहीं होगा। तो समझदारी रखना ज़्यादा बेहतर है कि हम समझदारी रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जैसे हम मार्केट जाते हैं तो सब्जियां खरीद के लाते हैं, पैसे देते हैं, सामान भर के लाते हैं तो वो दिखता है। लेकिन शिक्षा ऐसा चीज़ है कि आप करोड़ों रुपए भी लगा दिए और आपका बच्चा जो है कहीं एक जगह अच्छे से सेटल ना हो पाया, अच्छे बिजनेस सेटअप ना कर पाया या कुछ अच्छे पोजीशन तक ना जा पाया, तो आपका करोड़ों रुपया बर्बाद है। फिर वहाँ आप कुछ कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। तो हम बच्चों को सही मार्ग शुरू से ही दिखाएं। आप बच्चों को कुछ भी फ्री में दे देते हैं, चलो बाबू को ये चाहिए वो चाहिए, आप उसे घर पे ही अर्न करना सिखाएं। तो उसे 10 रुपये की आवश्यकता है तो घर पे उससे रिलेटेड कुछ अच्छा सा काम कराइए, कहिए चलो बेड ठीक कर दो, चलो वो पापा को पानी दे दो, चलो ठीक है साइकिल को साफ़ कर दो, चलो ठीक है तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे। तो उसको अर्न करना सिखाइए, उसे पैसों का इंपॉर्टेंस सिखाइए, उसे जो भी चीज़ें मिल रही है उसको पता होना चाहिए कि कितनी मेहनत के बाद हमें वो मिल रही है। ये तो बच्चा ऐसे ही मौज में मस्ती में वो सारा रास्ता बिगाड़ लेगा अपना, और सारी तरह से वो कमज़ोर हो जाएगा और उसे कमज़ोर बनाने में हम ही लोग की भागीदारी है।
आपकी भागीदारी है। बच्चे को ज़्यादा प्यार दुलार देना भी उचित नहीं है। बच्चों का प्यार दुलार बस 3 साल तक, 3 साल के बाद से कोई प्यार दुलार नहीं देना है। उसे आप एकदम स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन होकर के उससे पेश आइए। फिर जब 15 साल का जब बच्चा होता है आपका, तो 15 साल से आप उसके फ्रेंड बन जाइए। उसके हर सुख दुख, उसकी तकलीफ़ें, उसको कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है उसको सुनिए, समझिए, उसका सहारा बनिए, उसे सहयोग कीजिए, ताकि वो हर चीज़ आपसे शेयर कर सके, आपसे झूठ ना बोले। सबसे पहले ये चीज़ हटाना है कि बच्चे जो हैं ना टीचर से ना पेरेंट्स से झूठ का सहारा ना लें उनसे अपने बचाव के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखते हैं यहाँ पे कि बच्चों के लिए कैसे कठिनाइयाँ बढ़ते जाती हैं। दिमाग का वो कुछ अलग है, जो किसी चीज़ को बहुत जल्दी से फास्टली ईजिली तरीके से समझ सकता है, सोच सकता है, उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। लेकिन सभी लोगों का उसी तरह का सोच विचार समझ नहीं होता है। सब में डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन सब लोग किसी न किसी एक क्षेत्र में कुशल होते हैं, जो दूसरा व्यक्ति उस कार्य में कुशल नहीं होता है। जैसे मैं आप सबके बीच हूँ कि मैं आपके बच्चों को शिक्षित कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने काम के लिए कुशल, मैं अपने आप को क्या कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर कुशलता कितनी है मैं नहीं बयां कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो जस्टिफिकेशन तो मेरे कार्य और बच्चों का रिजल्ट और बदलाव के से ही पता चलेगा कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं प्रयास में तो हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि स्कूल के माहौल को अच्छा बना सकूँ, बच्चों में अच्छी शिक्षा दे सकूँ, सबको संभाल सकूँ। प्रयास में तो सभी को प्रयास में लगे रहना है। लेकिन देखिए, जैसे मानते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने मान लीजिए कि एक बड़े से खेत में मक्के की खेती की, ठीक है। तो मक्के की खेती के एग्जांपल से हम आपको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि मक्के की खेती की उसमें प्रॉपर ढंग से मैंने जुताई करवाई, मिट्टी को क्या बोलते हैं लूजन बनाया, फिर पानी दी, जो भी चीज़ें हैं सिंचित करना, इरिगेशन करना, सिंचाई करना, फिर समय समय पर उसे खाद देना, हर चीज़ मैंने किया, हर चीज़। तो जैसे हो सके वैसे मैंने तैयार रखा। खरपतवार हो गए तो उन्हें निकालना, बाहर कराना, वीडीसाइड्स जो साइंस में टर्म होता है जिसमें हम लोग खरपतवार को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, वीडीसाइड्स कराया, ठीक है। फिर एक होता है पेस्टिसाइड, जिसमें कि कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, चूहे लग जाते हैं, तो उनके लिए कुछ केमिकल का छिड़काव किया, DDT का छिड़काव किया जाता है, ताकि वो पेस्टिसाइड से वो कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएँ, पौधों का नुकसान ना हो, तो वो भी काम कराया, ठीक है। अंटिल सभी मक्के की फसल में सभी तरह के एक प्रकार के दाने तो नहीं लगते हैं, सबको मैंने प्रॉपर तरीके से सींचा, खाद दिया, खरपतवार हटाए, पेस्टिसाइड डाले, हर तरह से उसका ख्याल रखा गया। लेकिन फिर भी जब हम लोग फसल काटने जाते हैं तो काटने के बाद पता चलता है किसी मक्के में एकदम बराबर तरह से दाने आए, किसी मक्के में 2-4 दाने कम आए, किसी मक्के में जो है 2-4 रो का दाने ख़त्म है, किसी मक्के में मुश्किल से 2-4 दाने ही लगे हैं। तो ये प्रकृति है कि किस में कितनी क्षमता है, वो अपने आप को कितना ग्रोथ करा सकता है, ये नेचर है। तो उसमें हमारी खुद की क्षमता होनी चाहिए कि हमें अपने आप को निखार करके कहाँ तक ले जाना है, और उसमें आप पेरेंट्स की और टीचर की ये सहभागिता होनी चाहिए कि वो उसकी क्वालिटी को, उसके टैलेंट को पहचाने और उसको नूरिश करने में, उस नर्च्योर करने में उसकी सहायता करें, ठीक है। ये हमारी भागीदारी होनी चाहिए। बाकी बच्चों में खुद की है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और वो खुद को हमें सही रास्ता बस दिखाना उन्हें, और उन्हें उनकी क्वालिटी को, उनके टैलेंट को निखारना है कि हाँ चलो बच्चे तुम इस क्षेत्र में अच्छे, इस क्षेत्र में तुम अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं लेवल वाइज कि जो बच्चे शुरू में होते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं 1 लिखना। क्या सिखाते हैं कि 1 कैसे लिखते हैं, ठीक है, 1 कैसे लिखते हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग हमने सिखा दिया। तो ये नर्सरी क्लास में 1 से मान लीजिए 1 से 100 तक काउंटिंग सीख गए बच्चे, तो वो 1 से 100 तक अगर काउंटिंग लिखते हैं तो उन्हें अगर ये 10 मार्क्स के लिए टेस्ट लेते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। लेकिन बाद में जाके क्या होता है कि यही जो नंबर है इतने मैथमेटिकल तरीके से, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं कि बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट को समझना, पहचानना थोड़ी मुश्किल होती है। बाद में इसमें आ जाता है क्या कि आफ्टर बिफोर, ठीक है, यानी कि किसी नंबर के बाद में क्या आता है, किसी नंबर के पहले क्या आता है, ठीक है। इसी नंबर का ही खेल है। नंबर में ही देखिए कितनी सारी चेंजेज हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट इंटर करते जाएंगे हमारे शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में, मैथमेटिक तरीके से कितनी सारी चीज़ें। और उसमें क्या होता है कि बच्चे का विवेक तराशा जाता है कि बच्चा सोच करके रिस्पॉन्स कितना अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका काउंटिंग सीखने के बाद आ जाता है क्या हमारा आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, इस नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है। फिर एक आ जाएगा बिटवीन, यानी कि इस नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है। आफ्टर बिफोर का और बिटवीन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। जब बच्चा ये सीख लेता है तो ये सीखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्किप काउंटिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, स्किप काउंटिंग।
तो स्किप काउंटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा कोई सीढ़ी चढ़ रहा है तो बच्चा अगर छोटा है तो वो एक एक स्टेप चढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन वही बड़ा होता है तो उसकी जो कदम होते हैं वो बड़े हो सकते हैं, तो वो एक स्टेप को मिस कर देगा, स्किप कर देगा। तो स्किप काउंटिंग में क्या होगा कि कहें कभी एक स्टेप को छोड़ कर चलना है, यानी कि 1 के बाद हम 3 पे आ गए, क्या हो गया, 1 के बाद जो है 3 पे आ गए, 3 के बाद 5 पे आ गए, 5 के बाद 7 पे आ गए, 7 के बाद 9 पे आ गए। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक स्टेप को जंप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ठीक है, एक एक स्टेप को स्किप कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि अगर एक एक स्टेप वाला सीख गया तो 2-2 का स्किप कराएंगे, कि 1 के बाद सीधे कहाँ जाना, 4 पे, नहीं 2 सीढ़ियों को जंप कर जाना है हमें, ठीक है। तो स्किप काउंटिंग ऐसे चलता है कि अगर हम 2 लिख रहे हैं तो 2 के बाद अगर 2 से 2 सीढ़ी को जंप करेंगे तो 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। इस तरह से बच्चों में काउंटिंग को लेकर के क्या बोलते हैं, उनके अंदर और विकास करते हैं कि कैसे हम लोग नंबर्स को जंप कराते हैं तो कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्किप काउंटिंग का कंसेप्ट हो जाता है। स्किप काउंटिंग के तुरंत बाद क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन लेस देन, क्या पढ़ते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो लेस देन ग्रेटर देन में कि कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, ठीक है, यानी कि 1 जो है 2 से छोटा है और 2 जो है 1 से बड़ा है। तो लेस देन ग्रेटर देन का कंसेप्ट होता है बच्चों को सिखाने के लिए कि हमें पहचानना है कि 2 नंबर के बीच में कौन सा नंबर जो है एक दूसरे से बड़ा है, एक दूसरे से छोटा है, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद तुरंत बाद क्या आता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, ठीक है। तो जब तक हम लेस देन और ग्रेटर देन नहीं जानते हैं तब तक हम बच्चों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बच्चा कैसे पहचानेगा कि नंबर कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि असेंडिंग में क्या करना है, हमें छोटे से बड़ा अरेंज करना है, और डिसेंडिंग में क्या करना है, बड़े से छोटा अरेंज करना है घटते क्रम में, और असेंडिंग में हमें करना है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब बच्चा लेस देन ग्रेटर देन यानी या स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर को पहचानता है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्या बोलते हैं, वो प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है, ठीक है ना, डेवलप्ड नहीं होती है, डेवलप्ड नहीं होती है, वो क्या होती है, अंडर डेवलपमेंट, यानी विकास के अंदर होती है, ठीक है। क्या कह सकते हैं उसको, प्रगतिशील कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं हम लोग प्रगतिशील, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया वो प्रगतिशील होती है। जैसे हम लोग सड़क पे जाते हैं, सड़क कहीं का निर्माण हो रहा है तो वहाँ लिखा रहता है वर्क इज प्रोग्रेसिंग, यानी कि कार्य प्रगति पे है, तो ये प्रगति पे है। तो अगर बच्चा पीछे वाली चीज़ें जानता है और आगे वाली जो चीज़ें सीख रहा है वो उसमें अभी ध्यान लगाया है, सीख रहा है, अभी लर्न कर रहा है, तो हमें उस समय जज नहीं करना है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। पहले जिस वे में स्कूल का कॉन्सेप्ट है मैथ का, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैथ कैसे सिखाया जाता है, किस लेवल से हम लोग इस काउंटिंग को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, काउंटिंग से ही आगे मैथ का कितना हमें विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो आज हम मैथ का करें, किसी दिन किसी और सब्जेक्ट का करेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पे आपको चेक करना है कि क्लास में जो सिखाया गया कि बच्चा वही चीज़ सीख रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम सिखा रहे हैं उसको असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। चलिए आपको मैंने बताया कि आफ्टर बिफोर, तो आफ्टर बिफोर मैंने सिखाया क्लास में, तो बच्चा आफ्टर और बिफोर के कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके बाद हम लोग, कोई बच्चा जो है 4th क्लास में पढ़ता है और उसको टर्म सिखाया गया है सक्सीसर, क्या सिखाया गया है, सक्सीसर सिखाया गया है, ठीक है। तो सक्सीसर का भी मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसमें +1 करना है, क्या करना है, +1, यानी कि एक स्टेप आगे चलना है, ठीक है। तो क्या हम प्रेप क्लास के बच्चों को, नर्सरी क्लास के बच्चों को सक्सीसर पूछेंगे तो क्या रिस्पॉन्स करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि ये वर्ड जो उसको कहाँ मिला, इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, किस क्लास में, 2nd क्लास या 4th क्लास में, 3rd क्लास 4th क्लास में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा सक्सीसर। और काम क्या है वही कि एक स्टेप आगे जाना है, तो ये आफ्टर का क्या कह सकते हैं, सिनोनिम्स कह सकते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म आ जाएगा यहाँ पे प्रीडिसीसर, क्या आ जाएगा, चलिए इरेज कर देता हूँ, साफ नहीं दिख रहा। फिर एक टर्म आ जाएगा यहाँ पे प्रीडिसीसर, ठीक है। तो सक्सीसर और प्रीडिसीसर आफ्टर और बिफोर का कंसेप्ट है, लेकिन आगे चल के इसका नाम बदल गया, हो गया सक्सीसर एंड प्रीडिसीसर हो गया। तो क्या हम नर्सरी क्लास के बच्चों को कहेंगे बाबू सक्सीसर क्या है, 4 का सक्सीसर क्या है बताओ, तो क्या वो बता पाएगा, क्योंकि बच्चा तो वो वर्ड सुना ही नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आके कंप्लेन किया जाएगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। तो बच्चों को हम उस लेवल पे जज करेंगे कि बच्चा जिस लेवल का है उस लेवल का ज्ञान, उस लेवल का नॉलेज, उस लेवल का जो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है या हिंदी है, बच्चा तो यही चीज़ें सीखता है इनिशियल पोजीशन पे, तो ये चीज़ें वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, नहीं तो गड़बड़ी है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं हूँ इंग्लिश का टीचर और आप आके हमसे कहें कि बताइए कि इकोनॉमिक स्तर जो है देश का क्यों गिर रहा है,
तो मैं उस पर सोचता ही नहीं हूँ, मैं उसके बारे में स्टडी नहीं करता हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा कि देश का इकोनॉमी स्तर जो किस कारण से गिर रहा है, उसके उनके इन्फ्लेक्चुएशन में क्या कारण है। जब मैं उस सब्जेक्ट को स्टडी करूँगा, समझूंगा, तब ना मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स कर पाऊँगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं और काफ़ी लोगों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है, पर लोग समझने के कगार पर नहीं है। जब मैं ही समझदार नहीं रहूँगा तो मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊँगा। मैं आपकी बातों को सुन कर नहीं समझूंगा, आपको बातों को समझ के उस रास्ते को फॉलो नहीं करूँगा, तो क्या मैं अपने बच्चे को क्या कर सकता हूँ, उसको सही रास्ते पे ला सकता हूँ? क्या उसमें सही गुणवत्ता की जांच कर सकता हूँ कि वो सही रास्ते पे है या नहीं है? नहीं कर सकता हूँ। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सारे पेरेंट्स से हम लोग मिल भी नहीं पाते हैं, बात भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कारण ये होता है कि जिन बच्चों के 1.5 साल 2-2 साल के फ़ी बाकी हैं, उनके पेरेंट्स एक दिन भी महीने में, साल में, 2 साल में मिलने नहीं आए हैं। और जब उनको कॉल किया जा रहा है कि सर आपका फ़ी ड्यूज़ है, तो उनका कहना है कि बच्चा पढ़ा ही क्या है, कुछ आता ही नहीं है। तो आप शुरुआत में कहाँ थे भाई? आपको वहाँ भी तो ध्यान रखना है ना कि बच्चा जो है मेरा शुरू से क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, घर पे क्या कर रहा है, सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं तो जिम्मेदार हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है मैंने, कि बच्चों को मैं सही रास्ते पर लाऊंगा, पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बच्चे की गुणवत्ता की जांच करें, स्कूल के कामों को परखें, जानें, समझें, विचारों, वो जो टीचर उनके साथ जुड़े हैं, काम करें, उन टीचर को पहचानें, उनके व्यक्तित्व को पहचानें, उनकी सोच कैसी है, वो बच्चों के प्रति कैसे मेहनत कर रहे हैं, तो उनको समझ करके, उनका साथ दे करके बच्चों का ग्रोथ कराने में मदद करें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हो गया सक्सीसर प्रीडिसीजर की बात की मैंने कि आफ्टर बिफोर के बाद अगले क्लास में, 2nd क्लास या 3rd क्लास में आपको सक्सीसर प्रीडिसीजर मिल जाएगा, तो वहाँ बच्चा जो है सक्सीसर प्रीडिसीजर के टर्म के जाने जा, ठीक है। तभी असेंडिंग डिसेंडिंग हम लोगों ने सीख लिया, बताया कि इसके बाद लेस देन ग्रेटर देन जानने के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग कहा जाएगा। फिर थोड़ा बच्चा और नेक्स्ट क्लास में जाएगा, ठीक है, तो उसे मिल जाएगा इसमें कि हमें मिल जाएगा क्या, ऑड एंड इवन पहचानो। क्या पहचानो? ऑड एंड इवन नंबर, ठीक है। तो वहाँ ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए आपको बताया जाएगा कि नंबर दैट कैन बी कांट डिवाइड बाई 2, ठीक है, या नंबर दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड ऑड नंबर। क्या कहले जाएंगे? ऑड नंबर कहे जाएंगे, ओके। और नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2, ठीक है, आर कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। तो अगर बच्चे को अगर ये डिफिनीशन नहीं याद हो पाता है, ठीक है, बच्चे को डिफिनीशन नहीं याद हो पाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफिनीशन ही बताए, ये ज़रूरी है कि वो उसने पहचानना सीखा है कि नहीं ऑड और इवन को। तो पहचान कराने के लिए एक और भी तरीका हम अपना सकते हैं कि हम उसे ये कह सकते हैं कि 1 जो होता है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 1 जो होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इसके जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया था? स्किप काउंटिंग। क्या बताया था? स्किप काउंटिंग, यानी कि एक स्टेप को छोड़ करके हमें नेक्स्ट स्टेप तक जंप करना है, ठीक है। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करने के बाद जो है 1 हमारा हो गया ऑड नंबर, तो 1 से एक स्टेप छोड़ करके दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। 3 को छोड़ के अगले स्टेप पे जाएंगे तो 5 मिलेगा। 5 को छोड़ करके अगले स्टेप पे जाएंगे तो 7 मिलेगा। 7 के बाद एक स्टेप छोड़ के जाएंगे तो हमें 9 मिलेगा। 9 के बाद एक स्टेप छोड़ के जाएंगे तो 11 मिलेगा। 11 के बाद एक स्टेप छोड़ के जाएंगे तो हमें 13 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर ध्यान रखेंगे इन नंबर पे, 1 से लेकर 9 के नंबर डिजिट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये जो डिजिट है हमारे ऑड नंबर के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 जो है ऑड नंबर में आता है। तो ऑड नंबर में आता है तो इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर मिले हमें, कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 रहता है, तो सारे नंबर को हम लोग ऑड नंबर कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑड नंबर है ना, तो जिसके साथ जुड़ेगा लास्ट में, अंत में, तो वो ऑड नंबर ही बनाएगा, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। दे आर नॉट डिविजिबल बाई 2, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा पहचान भी तो सकता है, जरूरी नहीं कि वो डिफिनेशन ही बताए। हो सकता है उसको डिफिनेशन को सीखने में दिक्कत आ रही हो, या हो सकता है कि डिफिनेशन ना बताना चाहता हो, लेकिन वो पहचानता है कि ऑड नंबर हमें कैसे छांटना है, ठीक है। अब बात करते हैं इवन की। तो इवन नंबर की शुरुआत हो जाती है 2 से, फिर 2 से एक जंप करेंगे, एक जंप करने के बाद क्या मिलेगा हमें? 4, एक जंप के बाद क्या मिलेगा? 6, एक जंप करने के बाद क्या मिलेगा? 8, फिर एक जंप करने के बाद क्या मिलेगा? 10,
ठीक है। तो इवन नंबर के पहचान के लिए हम लोग बच्चों को क्या बता सकते हैं कि 2 से स्टार्ट करेंगे नंबर्स को और एक स्टेप जंप करके जाएंगे, यानी कि 2-2 का गैपिंग रहेगा इसमें, कितना का 2-2 का गैपिंग, ठीक है। तो जस्ट 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आता है 4, तो स्किप काउंटिंग हो गया ना। 2 के बाद 3 ना छोड़ के हम कहाँ चले गए 4 पे, तो एक चीज़ को तो छोड़ दिया ना मैंने, क्या किया, एक चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद एक छोड़ के 6 आया, 6 के बाद एक छोड़ करके 8 आया, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे क्या हो गए हमारे इवन नंबर्स हो गए, क्या हो गए इवन नंबर्स हो गए, ओके। तो इवन नंबर, फिर यहाँ से हम बच्चों को ये रिलेट करा सकते हैं कि जिस भी नंबर के अंत में, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, जिस भी नंबर के अंत में 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है, 8 मिलता है और 0 मिलता है, तो उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे इवन नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो अगर बच्चा होशियार है तो बस इन सारी बातों का ध्यान रखेगा और बड़े से बड़े नंबर को आसानी से बता सकता है कि वो नंबर जो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से मैथ का कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ते जाता है। अब बच्चों में एक नए नए कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, हर क्लासेज वाइज लेवल वाइज बढ़ते जाता है और बच्चों को सारी चीज़ें लर्न करके आगे बढ़नी होती है, क्योंकि अब ये आगे चल के बहुत बड़े बड़े मैथ्स को सॉल्व कराने में हेल्प करेंगे। छोटे छोटे जो कार्य हैं, जो छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं, वो बड़े बड़े कार्यों को कराने में काफ़ी आसान कराते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक कहानी सुना है, ठीक है, कि जब राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे श्रीलंका जाने के लिए, तो उस समय सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिनके द्वारा पत्थर फेंके जाने से क्या होंगे, पत्थर फेंके जाने से वो समुद्र में तैर जाएंगे। वो थे नल और नील। क्या थे, नल और नील, जिनके ऋषियों के श्राप की वजह से उन्हें ये क्षमता मिली थी, ठीक है। लेकिन उसमें एक कहानी ये भी मिलता है कि कुछ गिलहरियाँ थीं, क्या थीं, कुछ गिलहरियाँ थीं जो अपने कैपेसिटी के अनुसार बालू के कणों को वो क्या कर रही थी, उसमें फिल कर रही थी, यानी कि सेतु निर्माण के समय में भर रही थी, ठीक है। तो किसी ने उसमें पूछा, किसी बानर सेना में से किसी ने उनसे पूछा कि है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे छोटे छोटे कंकड़ डालने से क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने क्या जवाब दिया कि छोटे छोटे कंकड़ जो बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए गैप को फिल करेंगे, यानी कि उसको और स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं वो बड़े बड़े चीज़ों के बीच के जो गैप होते फिल करके उन्हें और मजबूती प्रदान करते हैं। तो हमें हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आगे बढ़ना होता है और हर चीज़ को कैरी करके आगे लेके चलना होता है। तो बच्चों को भी बार बार ये सारी चीज़ें समझाई जाती है, बल्कि बच्चा जो है वो या तो मोबाइल्स में बिजी है, रील्स में बिजी है, खेलने में बिजी है, या दोस्तों के इन्वायरमेंट में गाँव के समाज वाले माहौल में बिजी है। तो हमें बच्चों में ये भी तो ध्यान रखना है कि बच्चों के इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है। क्या वो अपने स्कूल के किसी टीचर को इंस्पिरेशन मानता है? जब वो टीचर को इंस्पिरेशन मानता है, वो कहता है कि मैं इस टीचर को अपना गुरु मानता हूँ, इंस्पिरेशन मानता हूँ, तो टीचर के बारे में भी जानना जरूरी है कि टीचर का व्यक्तित्व कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है और वो बात व्यवहार कैसे करते हैं, बच्चों में कैसी गुणवत्ता भर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान रखना है कि बच्चा जो किसके संगति में रहता है और किसके संगति में रह के किससे प्रेरणा का स्रोत लेकर के, मतलब प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़ सकता है। इन सब बातों का ध्यान तो पेरेंट्स को ही रखना है। पेरेंट्स इतना जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा ये कोई नहीं तय कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑड और इवन का हो गया, तो ऑड और इवन के बाद जो है हमें क्या मिल जाएंगे चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देख रहे हैं कि एक काउंटिंग के अंदर इतने सारे चीज़ें मिली हमें, ठीक है। ऑड और इवन के बाद एक नंबर आता है, बाद में एक कॉन्सेप्ट आएगा जो क्लास 4 से आ जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल और फैक्टर्स। क्या कहते हैं? मल्टीपल और फैक्टर्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा 2, ठीक है, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, यानी गुणज, हिंदी में कहते हैं गुणज। यानी कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबरों की संख्या इनफाइनाइट है, असीमित है। जितना बड़ा नंबर हम सोचेंगे उससे भी बड़ा नंबर हो सकता है कि जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 2 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं। बाद में ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि बड़े बड़े नंबर हैं, अब हमें ये बताना है कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको 6th क्लास में मिलेगा, ठीक है। 6th क्लास में डिविजिबिलिटी रूल मिलेगा, तो उसमें हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इवन नंबर जिसके लास्ट में, यानी कि जिस नंबर के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। और जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? 2 के मल्टीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो 2 के मल्टीपल कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? 2 के मल्टीपल, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। 2 के गुणज कहे जाएंगे, ठीक है। अब फिर एक कंसेप्ट ऐसा आता है कि वो कौन कौन सा नंबर है
ठीक है, जो 2 को डिवाइड करेगा। तो 2 को डिवाइड करने वाला बस 2 ही नंबर, एक 1 और एक 2, यानी कि 1 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं और 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं मल्टीपल और फैक्टर्स। क्या सीखते हैं? मल्टीपल और फैक्टर सीखते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब हो जाता है ये जो है यहाँ पे जो आया है, यहाँ 1 और 2 जो है, 2 का क्या है? फैक्टर्स है। क्या है? फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गुणनखंड। ठीक है, तो ये चीज़ आएंगी आगे, गुणज और गुणनखंड, इसी नंबर का खेल है। तो बताइए क्या बच्चा जो नर्सरी में है वो ये चीज़ें बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि वो इसे आगे सीखने को मिलेगा और इसी नंबर को सीखने से मिलेगा। तो पहले बच्चे को ये नंबर काउंटिंग तो अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चा वो नर्सरी में गुणनखंड सीखा ही नहीं, सॉरी नर्सरी में जो बच्चा जो है वो काउंटिंग सीखा ही नहीं, नंबर्स को पहचानता ही नहीं है, तो आगे जाकर 4th क्लास में हम ये पढ़ाएंगे तो उसको कैसे समझ में आएगा? अब ये भी शिकायतें हैं, ये भी प्रॉब्लम है हमारे साथ कि जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो किसी दूसरे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं और उन्हें कहा जाएगा नहीं इसको 5th में डाल दीजिए, जबकि बच्चा वो 2nd क्लास के लायक भी उसके पास नॉलेज नहीं है और उसको 5वीं क्लास में हम पढ़ाएंगे और ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता है, तो इससे रिलेटेड वो मैथमेटिक्स कैसे करेगा? वो तो और नीचे डाउन जाएगा या ऊपर जाएगा। तो आप लोग में ये कमी है कि आप टीचर की राय को सजेशन को भी नहीं मानते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कहेंगे कि नहीं चलो 5 पे पढ़ेगा तो 5 पढ़ेगा, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा है। तो शुरू से ध्यान रखना जरूरी है, शुरू से गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, सर्वाइलेंस रखना, निगरानी रखना जरूरी है कि बच्चा एक एक स्टेप, एक एक लेवल से आगे बढ़े और आगे चल के अच्छा करे। हर क्लास में वो उस क्लास के लायक उसके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आप और हम, टीचर और पेरेंट्स, दोनों की जिम्मेदारी है। ये नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है उसको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से सिखाना, उसके दिमाग में फील करना, पुट करना, फीड करना, और आपकी जिम्मेदारी है उस पर निगरानी रखना कि बच्चा वो सही तरीके से उस क्लास के लायक मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये मल्टीपल और फैक्टर के बाद से कुछ नंबर के कॉन्सेप्ट और बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ नंबर के कॉन्सेप्ट जो और बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके कि अब हमें बताना है कि नंबर जो है प्राइम है और या कंपोजिट है। क्या जाता है? प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, तो बस नंबर यही है 1 से 100। कॉन्सेप्ट देखिए कितना चेंज होता जा रहा है, क्लासेज वाइज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्राइम नंबर हमें पहचानना है। तो प्राइम नंबर ये होता है कि अभी हम लोग फैक्टर्स की बात की है, तो वैसे नंबर जिनके